हेलो, माई सेल्फ शिवानी वर्मा एंड आपका बायो बीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपने जैसी आइडेंटिकल कॉपीज़ को जनरेट करता है। इट मीन्स द डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए अंडरगोज टू मेक अ आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डीएनए अपनी जैसी और भी कॉपीज़ बनाता है। बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरीके वर्क करते हैं। Michelson and Nestahel, by the experimental proof, they proved that DNA replicate itself by semi-conservative mode of replication। मतलब कि मेसल्सन नेस्टेहल ने ये प्रूव किया था बाय हैवी नाइट्रोजन एंड ओरिजिनल नाइट्रोजन आइसोटोप कि डीएनए रेप्लिकेट करता है बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इधर देखिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ने अलग अलग होकर के न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड कर लिया, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, अब हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस आखिर होता कैसे है। सो डीएनए जो होता है वो सुपर कॉइल कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना होता है तो इसके लिए हम लोग ट्रोफोआइसोमेरेज का यूज़ करते हैं। ट्रोफोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग को डीएनए से रिमूव करता है और कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। सेकेंड एंजाइम जो यूज़ होता है वो हेलिकेज एंजाइम यूज़ होता है। ये क्या करता है? ये दोनों हेलिक्स को के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ करके उसे अलग अलग करने का वर्क करता है। तो ये हेलिकेज एंजाइम टू अनवाइंड द हेलिक्स को अलग करता है, अनवाइंड करता है। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब क्या होता है, जब ये दोनों हेलिक्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये वापस से एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को जो प्रिवेंट करता है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसे वर्क करता है, एसएसबी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या करता है? नो मोर कॉम्प्लीमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोबारा से उन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को आपस में जुड़ने नहीं देता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होने देता है। सो जब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एक दूसरे इधर उधर दोनों स्ट्रैंड में वर्क करते हैं तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा एंजाइम आ रहा है वो आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब कि ये डीएनए पे काम करके डीएनए को बनाता है, इसीलिए इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ये क्या करता है? ये ऐड न्यूक्लियोटाइड इन 3 प्राइम ओएच डायरेक्शन। ये क्या करता है? ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, वो भी 3 प्राइम ओएच डायरेक्शन की तरफ। इधर हमारा कॉन्टिन्यूस वे में न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसीलिए इस स्ट्रैंड को कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जहाँ पे हमारा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, उस स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड कहेंगे। सो नाउ, जैसा कि हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज कभी खुद से काम नहीं करता है, इसीलिए सीक्वेंस बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज से पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है, जिसे हम प्राइमेज भी कहते हैं। वो आकर के ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है, और जब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन जाता है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आगे अटैच होता है और फिर न्यू स्ट्रैंड को बनाता है। इस तरीके से कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूस और लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है। अब यहाँ इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर के अटैच होता है और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाता है, और फिर उसमें आगे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाता है। उसके बाद फिर यही आरएनए पॉलीमरेज वापस से पीछे जाता है, पीछे जाकर के पीछे वाले सीक्वेंस में अटैच होता है और वहाँ से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बनाता है। फिर यही आरएनए पॉलीमरेज वापस से फिर से पीछे जाता है और पीछे जा कर के फिर से ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाता है।
और आगे अटैच होता है डीएनए पॉलीमरेज और फिर वो स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है। इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी वजह से इसे लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में बनता है। इसके बाद अब ये टुकड़ों टुकड़ों में जो बना हुआ स्ट्रैंड्स होते हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। लाइगेज एंजाइम इन सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके एक पूरा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर आगे चल कर के ये दोनों स्ट्रैंड चल कर के आगे सेपरेट हो जाते हैं और दो न्यू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में बताइए ताकि हम उस पर भी वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।